तो दिस वुड बी लेक्चर 14 ऑफ सीरीज हायर। इसमें इंपीरियलिज्म की बात करेंगे एंड इट्स टाइप्स। तो व्हाट इज एक्चुअली इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म हम अक्सर सुनते हैं ये वर्ड। तो इंपीरियलिज्म के अपना इन्फ्लुएंस, असरअंदाज बढ़ाना या अथॉरिटी अपनी बढ़ाना अपने कंट्री से किसी और कंट्री पे या उसकी अथॉरिटी पे। इंपीरियलिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में किस मुल्क का नाम आता है? यूएस इंपीरियलिज्म का। वाई यूएस इंपीरियलिज्म? क्या हम कहते हैं कि इट इज़ अ ग्रेट पावर। वो अपनी अथॉरिटी बढ़ाता है किसी भी एक्स वाई या जी कंट्री के ऊपर, उनकी अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसकी मिसाल इस तरह से होती है कि वी कॉल इट अ विलेज। हमारे गांव में एक एक विलेज है। उस विलेज के अंदर वी सी देयर इज अ चौधरी और वडेरा, राइट? जिसे हम मशहर भी कहते हैं, वडेरा। सो देयर इज अ वडेरा। वो देखता है कि जी मैं इस गांव का वडेरा हूँ और यहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं या जो उसके विलेज में उसकी डोमेन में रहते हैं लोग। तो अगर किसी भी घर के अंदर इशू होता है तो वो कहाँ आएगा? इस वडेरे के पास आएगा, बिकॉज ही नोस कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विद द ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अगर ये इसके पास ना भी है और देखता है कि दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं या देयर इज इशू विथ एनी अंडर हिज डोमेन, तो वो क्या करेगा कि वहां जाएगा, अपना असर रसूख एक्सटेंड करेगा और वहां जाके इंटरवीन करेगा। इसे हम कहते हैं इंपीरियल ओवरस्ट्रेच। ठीक। इंपीरियल ओवरस्ट्रेच भी कहते हैं, जिसमें आप अपना इन्फ्लुएंस या अथॉरिटी बढ़ाते हैं। वी नो दैट विथ ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो ये वही कॉन्सेप्ट है कि दुनिया भी एक विलेज की तरह है, जहाँ का वडेरा यूएस है। वो एक एग्जाम्पल आई एम कोटिंग कि वो किसी और कंट्री में जाके इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज ही यूएस नो के मैं अगर का वडेरा हूँ तो मुझे इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, राइट? तो वैन अ पावरफुल स्टेट किसी वीकर स्टेट के ऊपर अपना कंट्रोल जमाए, लाइक द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, राइट? अब इंपीरियलिज्म की टाइप्स हैं। टाइप्स सबसे पहले कॉलोनिज्म की बात करेंगे, जिसमें ये होता था कि मिलिट्री की सुपीरियरिटी, जो मिलिट्री सुपीरियरिटी होती थी वही काउंट होती थी, और हम एक स्ट्रॉन्गर कंट्री होता था तो वीक के ऊपर वो कब्जा कर लेता था या एनेक्स कर लेता था, राइट? सो इसमें एज होता था मिलिट्री का। फिर आ गया न्यू कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट के पॉलिटिकल क्लाउड देखा जाता है कि किस मुल्क का पॉलिटिकल क्लाउड ज्यादा है। पॉलिटिकल क्लाउड मीन्स पॉलिटिकल कैसे किसी को सपोर्ट कर सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट यूएन, सो वी नो दैट सबसे ज्यादा वोट किसके फेवर में होंगे। इफ अगर दिस इज यूएन और यहाँ पे दो मुल्क हैं, वन इज यूएस द अदर इज चाइना। सो हमें पता है कि यूएन के अंदर अगर हम वोट लेने जाएं तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल क्लाउड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूएस का है, देन वी कैन से चाइना का है। तो पॉलिटिकल क्लाउड की बात की जाए तो कैसे वीकर स्टेट को हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वाया दिस पॉलिटिकल क्लाउड कंट्रोल कर सकते हैं। अब देयर इज़ अ कंट्री पाकिस्तान। वो क्या करेगा कि अगर उसे पता है कि मैंने यूएन में पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करनी है तो चाइना के वोट्स कम हैं, यूएस के वोट ज़्यादा हैं। सो ये पॉलिटिकल क्लाउड होता है दैट डिटरमाइंस कि कैसे वीक स्टेट को कंट्रोल किया जाता है थ्रू दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर पाकिस्तान आईएमएफ जाता है तो नो उसके पॉलिटिकल क्लाउड किसका ज्यादा है? यूएस का ज्यादा है, राइट? तो ये न्यू कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट, जिसमें एज जो होता है पॉलिटिकल क्लाउड होता है। देन द थर्ड कम नियो नियो कॉलोनियलिज्म, जिसे इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म भी कहते हैं, जो इन दोनों को रिप्लेस करता जा रहा है। अब इकोनॉमीज की डिपेंडेंस जो है वाया दिस इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, इसको एज करके एक स्ट्रॉन्गर स्टेट वीकर को कंट्रोल करती है। किस तरह से? कि देर इज अ कंट्री ए, वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग है कि वो कंट्री बी को इन्फ्लुएंस करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट चाइना, जो कि आजकल इकोनॉमिक पावर है, व्हाट ही डज कि वो श्रीलंका जैसे, मालदीव जैसे, नेपाल जैसे मुल्कों को अपनी स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी से कंट्रोल करता है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी देखा जाए तो चाइना इज सरपासिंग मैनी अदर कंट्रीज। तो ये इंडस्ट्री का एज, टेक्नोलॉजी का एज, ये हेल्प आउट करता है। वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इफ वी से एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो उसमें वी नो कि चाइना इज मेजर स्टेक होल्डर। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, वी से यूएस एंड द वेस्ट आर स्टेक होल्डर्स। तो किस तरीके से हम किसी वीकर इकोनॉमीज को खुद के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं और फिर उसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, असरअंदाज हो सकते हैं उनकी पॉलिसीज।
फिर हम समझना चाहेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी काम करने के लिए हमें कुछ लेबर इनपुट देना होता है और हमें कुछ आउटपुट मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो दुनिया के अंदर इंडस्ट्रीज की कुछ टाइप्स होती हैं। किसी ज़मीन के अंदर आप कॉटन की फसल करते हैं, ठीक है, फिर उस कॉटन से क्या बनती है, हम शर्ट बना सकते हैं या कोई भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट बना सकते हैं। थर्ड थिंग इज ब्रांड, इस पर ब्रांड लगाया जाता है। ठीक, इसे कहते हैं जी प्राइमरी, इसे कहते हैं सेकेंडरी, इसे कहते हैं टर्शरी। प्राइमरी जो रॉ के साथ या नेचुरल के साथ डील करे, सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ डील करे, टर्शरी जो सर्विस सेक्टर या ब्रांडिंग के साथ डील करे। नाउ वी नो कि प्राइमरी सेक्टर में मेहनत ज़्यादा लगती है, हाई, रिटर्न लो मिलता है। ठीक, सेकेंडरी सेक्टर में ये होता है कि मेहनत मीडियम, रिटर्न भी मीडियम। लेकिन टर्शरी सेक्टर में ये होता है कि मेहनत कम लगती है और इनपुट हाई होता है। 50 रुपए की कॉटन प्रोड्यूस की, 500 की शर्ट भेजी, ब्रांड लग गया तो 5,000 बन गई। ठीक, ऐसे मुल्क जो प्राइमरी के साथ डील करते हैं उन्हें पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे मुल्क जो सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के साथ डील करते हैं उन्हें सेंटर ऑफ पेरिफेरी या पेरिफेरी ऑफ सेंटर भी कहा जाता है। टर्शरी सेक्टर कहा जाता है सेंटर ऑफ सेंटर। ये कॉन्सेप्ट इस तरह से है, सिंपल समझा जाए, कि देयर इज अ कंट्री जो कि ब्रांडिंग के साथ काम करता है, द पावरफुल कंट्री दैट डील्स विद द ब्रांड्स, एंड देयर इज अ वीकर कंट्री जो कि रॉ मटेरियल के साथ डील करता है। ठीक है, तो देयर इज दिस वीकर कंट्री विल बी कॉल्ड पेरिफेरी एंड दिस पावरफुल कंट्री विल बी कॉल्ड कोर या फिर सेंटर। ठीक है, ये हो गया। अब इस पेरिफेरी मुल्क के अंदर भी कुछ कोर या एलीट क्लास होगी, कोर या सेंटर क्लास होगी जो एलीट क्लास जिसे कहते हैं। और फिर इस कोर के अंदर कुछ पेरिफेरी क्लास होगी। तो हमें पता है कि पेरिफेरी के अंदर भी एक सेगमेंट होता है एलीट क्लास का या सेंटर क्लास का, या जिनका इनके साथ कनेक्शन होता है। और कोर के अंदर भी एक क्लास पेरिफेरी की होती है। सो अब हम देखें कि इस पेरिफेरी के अंदर और इस सेंटर के अंदर कैसे इनकी हार्मनी एंड डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है। सेंटर ऑफ सेंटर मतलब वो मुल्क जो ऑलरेडी सेंटर है उसकी कोर क्लास या एलीट क्लास यूएस या यूके जैसे मुल्क कहलाएंगे जो टोटली सर्विसेज के साथ डील करते हैं। फिर उस सेंटर के अंदर उनकी पेरिफेरीज भी होती हैं जो ऐसे मुल्कों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, लाइक द जापान एंड जर्मनी, जो इनके साथ ज़्यादा क्लोज होते हैं, इनकी हारमनी रहती है। देन कम द सेंटर ऑफ पेरिफेरी, ये जो पेरिफेरी मुल्क की कोर क्लास होती है, वी नो कि फिर वो ऐसे मुल्क इन मुल्कों के साथ कनेक्ट होते हैं, राइट। देन देयर इज अ पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी जिनको इन तीनों के ऊपर रिलाय करना होता है। ठीक है, सो बांग्लादेश एंड एथोपिया जैसे मुल्क जो नेचुरल के साथ डील करते हैं, दे डील विद देम, दे डील विद देम एंड दे डील विद देम, राइट। तो देयर इज अ प्रॉपर रिलेशन। इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन का मकसद ये है कि लाजमी नहीं है कि इकोनॉमीज एक ही जगह पे स्टक करे। अगर वो मेहनत करेंगे यहाँ भी जा सकते हैं, मेहनत करें यहाँ भी जा सकते हैं, मेहनत करें यहाँ भी जा सकते हैं। वी आर सीइंग दैट बांग्लादेश इज ट्रांजिशनिंग इकोनॉमी। अब थ्योरीज ऑफ इंपीरियलिज्म की बात करें, हमने कहा कि सेंटर ऑफ सेंटर, अ कंट्री लाइक यूएसए, अ कंट्री लाइक बांग्लादेश, अ कंट्री लाइक इंडिया, अ कंट्री लाइक जर्मनी। यूएसए जैसे मुल्कों को इन तीनों की जरूरत नहीं है, लेकिन इन तीनों मुल्कों को यूएस की जरूरत है। ठीक है, ये भी इन पे डिपेंडेंट है, ये भी इन पे डिपेंडेंट है, ये भी इन पे डिपेंडेंट है। तो वी से के सेंटर ऑफ पेरिफेरी, पेरिफेरी ऑफ सेंटर एंड पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी, दे आर डिपेंडेंट ऑन सेंटर ऑफ सेंटर। फिर हम बात करें पेरिफेरी ऑफ सेंटर की, लाइक वी टॉक अबाउट जर्मनी, तो हमें पता है कि इंडिया, बांग्लादेश इस जैसे मुल्क इस पे डिपेंडेंट है, राइट।
लास्ट इज सेंटर ऑफ पेरिफेरी। हमें पता है कि जो छोटे मुल्क होते हैं वो बड़ों पर डिपेंडेंट करते हैं, राइट। बट इफ़ यू टॉक अबाउट पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी, ये इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, ऑल दो पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी ही रॉ प्रोड्यूस करती है। तो एक फ्लॉड सिस्टम है, ऊपर भी हमने बात की, दिस इज अ फ्लॉड सिस्टम। एक एब वाला सिस्टम है जो कि डिपेंडेंसी को प्रमोट करता है, राइट। तो किस तरीके से हार्मनी एंड डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट इस इधर बना हुआ है। हमने इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ी, वी नो द क्लास कॉन्शियसनेस के कैसे क्लासेस के बीच में इकोनॉमीज को डिवाइड किया हुआ है, किस तरीके से कैपिटलिस्ट क्लास डोमिनेंट है। अब इन चीज़ों का सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस डिपेंडेंसी, कि इकोनॉमीज को इम्प्रूव करवाना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी चाहिए, कैपिटलिस्ट क्लास को छोड़ के नॉन कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, रिलेशनशिप वो हो जो इंटरेस्ट अलाइंड हो, डिपेंडेंट ना हो, दोनों तरफ से अलाइंड हो। हमें पता है कि डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी की तरफ ले जाती है, और इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट्स मोर डिपेंडेंसी। सो दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज यूज। यही इंपीरियल आउटरीच या इंपीरियल ओवरस्ट्रेच की बात करते हैं, जो कि फिर सेंट्रल स्टेट डिपेंडेंट स्टेट के ऊपर अपना पावर एक्सरसाइज करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जो हमने इंपीरियलिज्म की बात की थी। अब आते हैं जी इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी पे। पहले पढ़ी वो डिपेंडेंसी, नाउ दिस वुड बी द इंटरडिपेंडेंसी। अब अगर स्टेट ए एंड स्टेट बी, ये दोनों पे अगर इफ दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो किस तरीके की इंटरडिपेंडेंसी होगी। इधर इनकी ट्रेड इंटरडिपेंडेंसी होगी, कि ये भी 90 बिलियन का ट्रेड करता है, ये भी 90 बिलियन का ट्रेड करता है, लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर है, तो इन दोनों की इंटरडिपेंडेंस है। मॉनेटरी इंटरडिपेंडेंस पे फाइनेंशियल मामलों में इन दोनों की आपस में इंटरडिपेंडेंसी है। या कैपिटल, दीज बोथ वुड बी द सेम, मॉनेटरी एंड कैपिटल, ठीक है। सो मल्टीपल इश्यूज के थ्रू आप अपनी इंटरडिपेंडेंसी रख सकते हैं, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू या मल्टीपल एक्टर्स के थ्रू। इवन वी सी के जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक पेप्सी, केएफसी, ये सारी चीज़ें भी मल्टीपल एक्टर्स कहलाते हैं, राइट। सो दीज इंटरडिपेंडेंसी कुड बी सेंसिटिव और वल्नरेबल, क्योंकि ऐसा ना हो कि देयर कुड बी एन इम्बैलेंस या वन साइडेड टिल्ट हो, कि मतलब वन साइडेड टिल्ट भी हो सकता है, लाइक वन स्टेट हैड स्लाइटर एडवांटेज, द अदर डज नॉट हैव द एडवांटेज। तो ये फिर वन साइडेड टिल्ट, जो कि नेगेटिव इंटरडिपेंडेंसी कहलाता है। अगर बराबर है दोनों साइड से, दैट वुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल।